हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा और क्लास 11 अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर है हमारा 13। चैप्टर 4 शुरू होने वाला है, नाम है उसका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इससे पहले क्लास 11 अकाउंट से रिलेटेड 12 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा आपको इस चैनल पे, क्लास 11 अकाउंट्स डिटेल करके है, जहां पे आपको सारा ही कुछ बहुत ही डिटेल में हमने अकाउंट्स ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिया और आगे भी हम अपलोड करेंगे। तो उसमें आपने अगर पहले वाले वीडियोस नहीं देखा तो एक बार देख लेना, अगर आपको जरूरत होगा किसी और चैप्टर को समझने के लिए। तो ये अभी हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो चैप्टर के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ बात करता हूं आपसे, उसके बाद चैप्टर को आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। सपोज करो अगर कोई फर्म है, बिजनेस है, अगर कोई चीज परचेज करती है तो परचेज वो दो फॉर्म में कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने बात कर रखा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इन सभी चीजों के बारे में बात हुआ था थोड़ा बहुत, कि परचेज जो होता है वो हमारा कैश में भी हो सकता है। कैश में परचेज करने का मतलब ये हुआ कि अभी हमने सामान लिया और अभी हमने पैसा दिया। दूसरा फॉर्म क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट कहने का मतलब उधार, यानी कि सामान तो अभी ही मिल जाएगा हमें, लेकिन पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो अभी मैं जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का। तो इसमें क्या होगा, सपोज करो कि परचेज टुक प्लेस, एक एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूं। सपोज करो आपकी परचेज टुक प्लेस ऑन 15th जून, यानी परचेज कब हुआ? 15th जून को। सपोज करो कौन कौन है, दो दो किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज इंवॉल्व होंगी, एक ये और एक ये। सपोज करो ये वो बिजनेस फर्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने परचेज किया तो सामने वाले ने इनको क्या दिया? गुड्स दिया। जो भी चीज परचेज किया, हमें पता है कि परचेज दो तरह का हो सकता है, या तो परचेज ऑफ गुड्स हो सकता है या अदर थिंग्स परचेज हो सकता है। अब जो ये गुड्स परचेज हुआ उसका डेट हमने क्या बोला? सपोज करो हमने परचेज किया 15th जून को। तो जो पार्टी ए है, जिनके बुक्स में हम बात करने वाले हैं, उनके यहाँ जो गुड्स उनके बिजनेस में आ जाएगा वो कब आएगा? 15 जून को। अब जो डील हुआ है दोनों के बीच में, उसके हिसाब से ये है कि परचेज तो आपने 15 जून को किया, लेकिन क्रेडिट का ट्रांजैक्शन यानी उधार पे है, तो फिक्स रहता है पहले ही कि आपको पेमेंट कब करना है। तो पेमेंट टू बी डन या पेमेंट टू बी डन ऑन 30th जून सपोज करो। यानी कि सेल परचेज जो हुआ वो तो 15 जून को हुआ, लेकिन पार्टी ए पार्टी बी को पैसा कब देगा? पार्टी ए पार्टी बी को पैसा देगा 30th जून को। तो अब आप ये बताओ मुझे कि जो पार्टी ए है, ये दोनों ही पार्टीज के केस में बात हो सकता है, ए के लिए भी बी के लिए भी, लेकिन अभी हम किसको लेके चल रहे हैं? पार्टी ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ए है उसको इस परचेज को रिकॉर्ड कब करना चाहिए? परचेज को कब मानना चाहिए कि परचेज उसने किया? क्या ये माने कि 15 जून को, जून माने परचेज डेट, या परचेज को कब माने? 30th जून। यानी कि क्या परचेज को मैं 15 जून को मानूं जब हमने ट्रांजैक्शन किया, या 30 जून को माने जब हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेमेंट किया? तो ये बात पता चलेगा हमें कब? इस चैप्टर में यही सिखाया जाएगा। और इस चैप्टर में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात होगा, यानी जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो क्या क्या बेस ले सकते हैं। तो मेनली हमारे कितने बेस होते हैं? दो बेस। तो अब हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके सामने, क्या कि कोई भी इनकम और एक्सपेंस जो बिजनेस के अंदर होता है कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग द टू डिफरेंट बेसिस। कितने बेसिस है हमारे पास? दो बेसिस, और दोनों बेसिस में से कोई भी बेसिस फॉलो करके हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? पहला है कैश बेसिस अकाउंटिंग। पहला बेसिस क्या है? कैश बेसिस। यहां पे आपको नाम समझ में आ रहा है कि कैश से रिलेट करेगा, यानी अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश हो गया, ट्रांजैक्शन में कैश का ट्रांजैक्शन हो गया, दैट इज व्हेन कैश इज पेड और कैश इज रिसीव, यानी जब तक से कैश पे इफेक्ट नहीं आया,
तब तक से हम उसको अपना इनकम और एक्सपेंस नहीं ट्रीट करेंगे। और दूसरा मेथड हमारा क्या है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वो क्या बोलता है कि ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट रेदर देन की कैश का पेमेंट और रिसीविंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड, यानी कि जब कैश का लेन देन होता है तब हम उसको इनकम और एक्सपेंस मानते हैं। दैट इज कैश इज पेड और कैश इज रिसीव्ड। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड, दैट इज कैश इज पेड और कैश इज रिसीव्ड। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, यानी किसी चीज को हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे रेवेन्यू का मतलब सेल किया, तो जो सेल किया वो कब मानेंगे, ना कि गुड्स देने के टाइम, बल्कि गुड्स देने के बाद जब पेमेंट मिलेगा। अब जब हम गुड्स सेल करेंगे तो दो केस हो सकता है, या तो कैश सेल है, तो कैश सेल है तो उसी समय मुझे कैश मिल जाएगा, तो उसको ट्रीट कर लेंगे। लेकिन अगर क्रेडिट सेल है तो अभी सेल करोगे, बाद में आपको पैसा मिलेगा, तो उस केस में हम सेल कब रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर मेरा मेथड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है तो हम सेल रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमें बाद में कैश मिलेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तब जाके हम उसको सेल मानेंगे। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिंपल बोलता है कि किसी इनकम को इनकम जब ट्रीट किया जाएगा जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैश आ जाए आपके पास, और किसी एक्सपेंस को एक्सपेंस जब ट्रीट किया जाता है जब आपने उस एक्सपेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग पैसा पे कर दिया है। यानी व्हाट इज रेलिवेंट इज कैश ट्रांजैक्शंस rather than की ट्रांजैक्शन इन एक्चुअलिटी टेकिंग प्लेस। अब एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है एक्रूअल बेसिस बोलता है कि देखो, ट्रांजैक्शन अगर हो गया तो उसको हम मान लेंगे कि इनकम और एक्सपेंस आपका होगा। यानी कि ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन इज रेलिवेंट, व्हाट इज मोर रेलिवेंट इज ट्रांजैक्शन रेदर देन की कैश पेमेंट और रिसीव। तो इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न्ड और एक्रूड, यानी जब वो अर्न कर लिया हमने या एक्रू हो गया तब हम उसको इनकम ट्रीट कर लेंगे अपने बुक्स में। और एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेड और रिसीव्ड और नॉट। यानी कि किसी ट्रांजैक्शन को इनकम या एक्सपेंस जब मानेंगे जब वो टेक प्लेस हुआ, व्हेन द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस rather than when the कैश रिसीव्ड और पेमेंट टुक प्लेस। राइट, तो ये है। अच्छा, दोनों का अब एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। तो देखो, जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना वो ज्यादा सिंपल है। सेल हुआ तो सेल को सेल कब माना जाएगा, जब सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग कैश आया। परचेज को परचेज कब माना जाएगा, जब परचेज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पेमेंट किया। ठीक है, तो देखो दोनों जो है चाहे कैश बेसिस हो या एक्रूअल बेसिस हो, एक का एडवांटेज दूसरे का डिसएडवांटेज, और एक का डिसएडवांटेज दूसरे का एडवांटेज है, ऐसा समझो। राइट, चलो, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस। इट इज सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। as no adjustment for outstanding prepaid accrued income or advance income is required। इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, बल्कि मैं एक काम करता हूं, पहले वो बता ही देता हूं आपको, फिर जाके मैं आगे आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बात करूंगा। देखो, अगर कोई चीज एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस है तो वो दो मैटर हो सकता है। अगर हमने पेमेंट कर दिया तो बात ही खत्म, यानी एक्सपेंस इंकर हुआ यानी खर्चा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को बल्कि अभी अगले 10 से 15 मिनट जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कंसेप्ट बहुत बार रिपीट करूंगा। अभी मैंने समझा दिया, फिर इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में बताऊंगा, फिर जनरल एंट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में, फिर लास्ट में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह चैप्टर में भी उसको बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से सुनना। राइट, तो अगर कोई एक्सपेंस इंकर हुआ एंड पेड, यानी इंकर भी हुआ, इंकर कहने का मतलब कि जो हमने खर्चा किया उसका बेनिफिट ले लिया हमने। इंकर करने का मतलब ये, देखो कोई भी खर्चा जब कोई करता है ना तो एक्चुअली उसको बेनिफिट चाहिए होता है। जैसे मान लो कि कंपनी अपने इंप्लॉयज को सैलरी पे करती है, तो इंप्लॉय को सैलरी इसलिए पे करती है क्योंकि इंप्लॉय से काम करवाना है। राइट, तो जो जो कुछ भी एक्सपेंस किया हमने इंकर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर पेमेंट कर दिया, तब तो चाहे मेरा बेसिस कैश हो चाहे मेरा बेसिस एक्रूअल हो, दोनों में ही उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। इसमें तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस इंकर भी हो गया
एक्सपेंस इंकर भी हो गया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेमेंट भी हो गया, राइट। चलिए अब मेन कंसेप्ट है वो आगे है क्या, कि एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट पेड, यानी हमने खर्चा तो कर दिया, यानी कि खर्चा तो हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुई, यानी कि कंपनी फर्म बिजनेस वाज ऑब्लिगेटेड टू पे कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस लेकिन इट हैज नॉट पेड, यानी ये एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, ये एक तरह से लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी क्या होता है, कंपनी ऑब्लिगेटेड है सामने वाले को पेमेंट देने के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने एक्सपेंस इंकर कर लिया और सामने वाले को पेमेंट नहीं दिया। सपोज करो एग्जांपल लेते हैं सैलरी, तो पूरे महीने एम्प्लॉय ने काम कर दिया और एम्प्लॉय वॉज एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑन एट द एंड ऑफ द मंथ, लेकिन मंथ एंड पे 1-2 महीना बाद तक भी उसको पैसा नहीं मिला, तो वो क्या हो गया, कंपनी के लिए लायबिलिटी हो गया। अच्छा, फिर से मैं अब याद दिला रहा हूं आपको कि सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एक्सपेंस अगर इंकर हुआ और पे हो गया तो उसको हम क्या ट्रीट कर लेंगे, एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे, चाहे मेरा बेसिस कैश हो या एक्रूअल हो। फिर उसके बाद मैंने बात किया कि पहला कंसेप्ट क्या क्रिएट होता है कि एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट पेड, यानी कि खर्चा तो हो गया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो ये एक तरह से हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। और दूसरा कंसेप्ट बनता है हमारा कि एक्सपेंस, बल्कि ऐसे लिखो कि पेड बिफोर इंकरिंग एक्सपेंस, यानी खर्चा भी नहीं किया हमने लेकिन सामने वाले को पेमेंट कर दिया, यानी खर्चा भी हमने नहीं किया, यानी सामने वाला पार्टी अभी एलिजिबल नहीं था पेमेंट रिसीव करने के लिए लेकिन हमने उसको पेमेंट कर दिया। तो बताओ क्या मुझे पैसा सामने वाले से वापस लेने का अधिकार है या नहीं है। अगर सामने वाले ने काम किया ही नहीं तो उसको पहले ही मैंने पैसा दे दिया, तो क्या मैं चाहूं काम करने से पहले तो पैसा ले सकता हूं ना, तो यस ले सकता हूं। तो जब तक से मेरे पास वो राइट है, यानी कि एसेट हो गया वो। एसेट क्या होता है, किसी भी चीज से जब आपको पैसा मिलने का अधिकार होगा तो वो आपका एसेट ट्रीट कर लिया जाता है। अब इसको मैं और आपको समझाता हूँ। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, इंप्लॉइज का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सपोज करो कंपनी का एक एम्प्लॉय था। एम्प्लॉय ने काम किया 1 जून से लेके 30 जून को काम किया। एम्प्लॉय का सपोज करो सैलरी था 50,000। अब कंपनी ने सपोज करो कि 30 जून है तो मान के चलो 2 मिनट के लिए कि 30 जून को ही पेमेंट कर दिया, एंड होते होते डे एंड होते होते 50,000। अगर पेमेंट कर दिया 50,000 तब तो ये क्या हुआ कि कंपनी ने एम्प्लॉय का बेनिफिट ले लिया था। बेनिफिट इन द सेंस एम्प्लॉय से काम ले लिया था और ईयर एंड सॉरी मंथ एंड होते होते उनको पेमेंट कर दिया। तो 30 जून को कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहा, जो बनता था वो सामने वाले को दे दिया, यानी कि जो हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया 50,000 वो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो कि सामने वाले यानी एम्प्लॉयज को पेमेंट पेमेंट नॉट डन ऑन 30 जून। अब 30 जून को नहीं पेमेंट हुआ, दैट मीन्स कि बाद में पेमेंट करेंगे। ऐसा थोड़ी कि नहीं पेमेंट हुआ 30 जून को तो अब छोड़ो, तुम्हारा सैलरी खत्म हो गया, नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। फिर बाद में फर्म पे करेगी उसको। तो अब अगर मैं 30 जून को बात करूंगा तो क्या वो 30 जून को लायबिलिटी नहीं हो गया, यानी कि फर्म लायबल हो गई ना पेमेंट करने के लिए। अब वो जून में करे, जुलाई में करे, अगस्त में करे, 1 साल बाद करे, जब भी करे, लायबिलिटी तो क्रिएट हो गया ना फर्म के लिए। यानी कि क्या, किस चीज का एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है कि कंपनी ने एक्सपेंस इंकर कर लिया, यानी कि बेनिफिट ले लिया सामने वाले से, लेकिन अभी उसको पेमेंट नहीं किया, तो ये एक तरह का क्या होता है, लायबिलिटी। और इसी को हम नाम देते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इसको, वैसा एक्सपेंस जिसका कि हमने बेनिफिट ले लिया। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द एक्सपेंस ऑफ विच बेनिफिट हैज बीन अवेल्ड बट पेमेंट हैज नॉट बीन डन, यानी बेनिफिट हमने ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया।
अब देखो इसी एग्जाम्पल को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं। अब इंप्लॉय ने काम किया 1 जून से लेके 30 जून, इंप्लॉय का सैलरी था 50,000। अब जून 30 को इंप्लॉय ने बोला अपने एम्प्लॉयर को कि मुझे पैसे का जरूरत है, तो आप जून वाला सैलरी 50,000 तो दे ही दो, लेकिन मुझे अगस्त का भी सैलरी पहले ही दे दो। अगस्त का जो आपका मेरा सैलरी बनेगा, सॉरी मतलब जुलाई का, सॉरी जो जुलाई का अगले महीने का जो सैलरी बनेगा वो भी मुझे अभी ही दे दो। तो उसको 50,000 और देंगे, यानी कि फर्म अल्टीमेटली यहाँ पे कितना पे करेगी उसको, 1 लाख। तो अब आप एक बात बताओ मुझे कि जो ये 1 लाख पेमेंट हुआ, इसमें 50,000 जो ये वाला है, ये तो कौन सा है कि फर्म ने बेनिफिट ले लिया और उसको पेमेंट कर दिया, तो ये 50,000 तो यहाँ पे चला जाएगा इस वाले कंसेप्ट में। और जो ये जुलाई वाला 50,000 है वो क्या है, वो ये है क्या कि बिजनेस को बेनिफिट अभी नहीं मिला, यानी कंपनी ने, फर्म ने जो सामने वाले को पेमेंट किया, अभी बेनिफिट नहीं लिया लेकिन पेमेंट कर दिया, यानी कि पहले ही पेमेंट कर दिया, एडवांस में पेमेंट हो गया। तो ये फर्म के लिए क्या होता है, एक तरह से एसेट बन जाता है। और इसको क्या टेक्निकल नाम देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो आपको अब धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, यानी वैसा एक्सपेंस जो कि जिसका हमने एक बेनिफिट नहीं लिया और उसके लिए हमने पहले ही पेमेंट कर दिया। देखो कोई भी काम होता है, काम होने के बाद ही इन जनरल पेमेंट होता है ना, यानी पोस्ट पेमेंट होता है, पोस्ट पेड। तो लेकिन अगर हमने प्रीपेड किया तो जब तक से वो आगे काम नहीं होगा, हमारे पास राइट होगा वो पैसा वापस लेने का। मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ समझाने के लिए, एक बार आप समझ लो। वैसे तो अगले 3-4 चैप्टर तक मैं समझाता रहूंगा ये वाला कंसेप्ट, हर बार ऐसे ही समझाऊंगा मैं, राइट। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि जब तक से सामने वाले, अब यहाँ पे हमने जून का सैलरी उनको कब पे किया, सॉरी जुलाई का सैलरी कब पे किया हमने, 30 जून को। तो अगर फर्म चाहे तो 1 जुलाई को क्या इम्प्लॉय से पैसा मांग सकती है और इम्प्लॉय लायबल होगा ना देने के लिए। देखो अगर पूरा जुलाई इम्प्लॉय ने काम कर दिया 31 जुलाई तक, तब तो उसको सैलरी मिलना ही चाहिए और मिल गया ऑलरेडी, तो मांग नहीं सकती है। लेकिन अगर जब तक से जुलाई पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो फर्म अपना पार्ट, जितना काम नहीं हुआ उसका तो पेमेंट वापस ले सकती है ना एम्प्लॉय से। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि वो प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि, सॉरी, हाँ मतलब ये एक तरह का एसेट है, यानी कि फर्म के पास राइट है सामने वाले से पैसा लेने का। चलिए, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट क्या, एक्सपेंस के केस में। अब दूसरा कंसेप्ट हमारा आता है, जैसे एक्सपेंस में ये दोनों चीज बनता है, वैसे ही इनकम में भी ये दो चीज बनते हैं। ऐसे जैसे कि फर्म या बिजनेसेस एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, वैसे इनकम को क्या किया जाता है, अर्न। तो अगर मैं बोलूं कि कोई इनकम है, इनकम है जिसको कि अर्न हुआ, यानी कमाया हमने, एंड रिसीव, अब कमाया और फिर रिसीव होता है। पहले किसी इनकम को कमाया जाता है, फिर सामने वाला देता है तो रिसीव होता है। तो इनकम अगर अर्न हुआ और रिसीव हुआ तो ये तो हम क्या ट्रीट कर लेंगे इसको, इनकम, चाहे मेरा बेसिस कोई भी हो, कैश हो या एक्रूवल हो, इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। अब फिर से जैसे एक्सपेंस में दो केस बना था, यहां भी दो केस बनेगा। क्या कि इनकम तो हमने अर्न कर लिया, यानी इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी लेकिन पेमेंट नहीं मिला। इनकम हमने कमा लिया लेकिन नहीं मिला, तो क्या मुझे मिलने का इनकम अधिकार तो हो गया ना, अभी नहीं मिला, बाद में तो मिलेगा ना। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, एक एसेट क्रिएट हो गया हमारा। देखो एसेट क्या होता है, ये बहुत बढ़िया से डिस्कशन हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले वीडियोस में कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। तो वहां पे मैंने बताया था कि एसेट क्या होता है, कि एसेट हर वो चीज जिससे आपको कुछ फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा या पेमेंट मिलेगा, वो आपका एसेट होता है। तो अगर आपने इनकम कमा लिया और अभी नहीं मिला, तो बाद में आपके पास मिलने का अधिकार तो है ना, तो वो एक तरह से आपका एसेट होता है। और दूसरा केस क्या हो गया, दूसरा केस के रिसीव हो गया, रिसीव्ड बिफोर अर्निंग, यानी अभी कोई कमाई तो नहीं किया हमने, लेकिन हमने रिसीव, मुझे पैसा मिल गया। तो एक बात बताओ, अगर हमने कमाई नहीं किया, दैट इज वी हैव नॉट लीगल राइट ऑफ द पेमेंट, यानी सामने वाला जब जब भी चाहेगा मेरे से पेमेंट वापस ले सकता है। ये एक तरह से हमारे लिए क्या हो जाता है,
लायबिलिटी हो जाता। समझ गए आप? चलिए, तो सपोज करो यहां पे भी एग्जांपल अब लेता हूं कि मान लो जिस बिजनेस का हम बात कर रहे हैं उसके पास एक बिल्डिंग है जिसको कि उन्होंने क्या किया है, रेंट पे दिया है। रेंट है मान के चलो 20,000 पर मंथ। तो पूरा जून का जो रेंट था वो 30 जून को मिलना था इनको, राइट। तो 30 जून को पूरा जून का रेंट इनको मिल गया, कितना, 20,000। तो हमारे बिजनेस के लिए, यानी जो बेस में हम बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं जिसको, उसके लिए ये इनकम हो गया। तो ये तो वो वाला केस हो गया, पहला वाला कि अर्न भी हो गया पूरे जून का रेंट और जून का रेंट रिसीव भी हो गया, तो इसको तो हम इनकम ट्रीट कर लेंगे, बात खत्म। अच्छा, अब दूसरा केस में बना रहा हूं कि पूरा जून का जो रेंट है वो हमने अर्न किया, पूरा जून बीत गया तो 30 जून को हमने अर्न कर लिया, यानी कि हमें पैसा मिलने का अधिकार तो आ गया ना 30 जून को, बट नॉट रिसीव, लेकिन सामने वाले ने अभी पेमेंट नहीं दिया। तो ये एक, लेकिन देखो अभी नहीं दिया सामने वाले ने पेमेंट, लेकिन कभी तो देगा ना, आगे आने वाले टाइम में पेमेंट तो लेंगे ना। तो ये एक तरह से बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक तरह से एसेट हो गया, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं दिया, बाद में देगा। तो ये कौन सा केस बन गया, ये वाला केस कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव। इसको भी एक टेक्निकल नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्रूड इनकम। क्या बोला जाता है, एक्रूड इनकम, यानी कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव। सेम वे इस एग्जांपल को एक्सटेंड करते हुए कि पूरा जून बीत गया, सामने वाले ने मुझे जून का तो पेमेंट दिया ही, तो जून का तो वो उधर चला जाएगा ऊपर में। फिर जुलाई का भी एडवांस रेंट दे दिया, यानी कि 30 जून को, 30 जून को मुझे दो रेंट मिला, एक तो जून जो बीत गया और जुलाई जो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जो जून वाला रेंट हमें मिला वो क्या है, जून वाला रेंट तो यहाँ पे चला जाएगा, अर्न एंड रिसीव। और जुलाई वाला रेंट हमारे लिए क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, रिसीव्ड बिफोर अर्निंग। इसको टेक्निकल नाम क्या देते हैं, इसको बोलते हैं एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, राइट। चलिए, तो ये एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कंसेप्ट तो सेम है कि एक्सपेंस अगर इनकर हुआ नहीं मिला, इनकम अगर अर्न हुआ नहीं मिला, तो एक्सपेंस के केस में क्या वर्ड यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग, और इनकम के केस में क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्रूड। तो क्या ये मैं आउटस्टैंडिंग की जगह एक्रूड वर्ड यूज कर सकता हूं, तो हाँ, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग की जगह एक्रूड एक्सपेंस भी बोला जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। और सेम वे जो हमने एक्रूड इनकम नीचे लिखा है, क्या हम एक्रूड के जगह इसको आउटस्टैंडिंग इनकम बोल सकते हैं, तो हाँ बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेम वे एडवांस इनकम हो गया और प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि कोई काम होने से पहले ही मिल गया या दे दिया, राइट। तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम एडवांस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, और सेम वे जो हमने नीचे लिखा है एडवांस इनकम, उसको हम प्रीपेड इनकम भी बोल सकते हैं। यानी कि मुझे, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इनको इंटरचेंजेबली भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जब एकदम एकदम वो रिगरस हो जाए, एकदम कांस्टेंट हो जाए कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, तो आउटस्टैंडिंग आपको एक्सपेंस बोलना है। क्लियरली बोले कि एक्रूड किसके लिए होता है, इनकम या एक्सपेंस, यानी और ऑप्शन में आ जाए ना कि इनकम और एक्सपेंस, देन the word outstanding and prepaid will be used in case of expense and the word advance and accrued will be used in case of income, right। चलिए, कोई इशू नहीं। तो फिर से मैं अब आपको एक बार फिर से दोहराता हूं कि देखो, ये इतना जो हम झंझट कर रहे हैं, ये झंझट केवल एक्रूअल वाले कंसेप्ट में हो, कैश वाले कंसेप्ट में तो इतना झंझट है ही नहीं। कैश वाला क्या बोलता है, भाई साहब कोई चीज मेरे लिए एक्सपेंस जब है जब उसके लिए मैंने पेमेंट किया,
पेमेंट किया, दैट इज एक्सपेंस, बात खत्म। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड इन केस ऑफ कैश बेसिस। क्यों? क्योंकि पेमेंट हुआ तभी तो एक्सपेंस मानेंगे। तो एक्सपेंस अगर पे हो गया तो एक्सपेंस हो गया, इस केस में एक्सपेंस पे नहीं हुआ तो इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे। वैसे यहाँ पे एडवांस में ही हमने पेमेंट कर दिया, इसको ऑलरेडी एक्सपेंस मान लिया जाएगा। तो जो कैश बेसिस होता है उसको कैश ट्रांजैक्शन से मतलब होता है, पेमेंट गया तो एक्सपेंस है, पेमेंट आया तो इनकम। तो इसीलिए इसको इतना झंझट नहीं होता है कि वो एक्रूड है, एडवांस है, या आउटस्टैंडिंग है, या प्रीपेड। बात समझ गया? चलिए बहुत अच्छा। तो इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, क्या? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड एडवांस। अब हम आगे कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के एडवांटेज डिसएडवांटेज। अभी मैं आउटस्टैंडिंग वाले पे फिर से आऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है? देखो एडवांटेज, सबसे पहले हमने क्या बोला कि ये सिंपल है, इसको लफड़ा ही नहीं लेना कि आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है कि एडवांस है। ये सीधे बोलता है कैश गया एक्सपेंस है, कैश आया इनकम है, बात खत्म। तो इट इज सिंपल एज नो एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, सॉरी एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम इज रिक्वायर्ड। This approach is more objective as few estimates and judgments are required. जब हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं, देखो आज अगर मैंने सेल किया और आज सेल किया और पेमेंट बाद में मिलेगा, अगर आज ही मैं उसको इनकम ट्रीट कर रहा हूं तो हो सकता है ना कि फ्यूचर में सामने वाला पैसा ही ना दे, तो उसको इनकम कैसे मान सकते हैं? तो ये बोलता है कि देखो कैश आया कैश गया तभी ये ले रहा है, तो ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, जजमेंट कम है ना, गलत होने का चांस कम है। पैसा मिल गया ना, इनकम हो गया, पैसा दे दिया एक्सपेंस हो गया, तो जजमेंट का जरूरत ही नहीं है, बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैश आ गया आया, इनकम, कैश गया एक्सपेंस। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला था जो एडवांटेज होगा कैश बेसिस का, वही डिसएडवांटेज हो जाएगा किसका? एक्रूअल वाले का। तो एक्रूअल वाले का डिसएडवांटेज क्या हो गया हमारा? इट इज नॉट सिंपल, और ये लेस ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्टिमेट और बहुत सारे जजमेंट्स यूज होते हैं। तो देखो इन सभी को, इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप याद कर लेना दो दो करके, ठीक है? वैसे ही डिसएडवांटेज क्या है, एक बात बताओ, अगर मैंने सेल किया, चाहे वो क्रेडिट सेल किया चाहे वो कैश सेल किया, सेल तो हमने कर दिया ना, तो उसको तो हमें सेल मान लेना चाहिए। यानी कि जो कैश बेसिस है, जो ये बोलता है कि कैश गया तभी एक्सपेंस और कैश आया जब इनकम, वो जो प्रॉफिट वहां से हम कैलकुलेट करेंगे वो सही प्रॉफिट नहीं होगा। तो डिसएडवांटेज इसका यही हो गया कि इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइजेस। यानी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है हमारा कैश बेसिस वाला मेथड, वो सही नहीं हो। इसका कॉन्ट्ररी ये क्या बोलेगा, ये इसका एडवांटेज हो गया कि इसमें जो हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं वो ट्रू होता है। फिर इट इज नॉट साइंटिफिक, लॉजिकल नहीं है। कैश बेसिस सेम सेम रीजन की वजह से लॉजिकल नहीं है, और ये क्या है, ये ज्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल, ठीक है? तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज दो दो करके आप याद कर लेना। मैं फिर से याद दिला दूं कि एक का एडवांटेज दूसरे का डिसएडवांटेज, एक का डिसएडवांटेज दूसरे का एडवांटेज। चलिए अच्छा, ये मैंने आपको पूरा बढ़िया से समझा दिया। एक्सपेंस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, उसके बाद एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम के बारे में। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए, मान लो डेफिनेशन क्या है, वैसे तो मतलब पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, इन्हीं चीजों से हम डेफिनेशन बनाते हैं। अभी हमने क्या बात किया था कि अगर कोई एक्सपेंस एक्सपेंस पे हो जाता है तो उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं, और अगर कोई एक्सपेंस इनकट बट नॉट पे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कैसे डिफाइन कर देंगे? वेन एन एक्सपेंस is incurred but not paid, but not yet paid, इसी को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, यानी कि बिजनेस को बाद में देना पड़े। वैसे प्रीपेड एक्सपेंस, इट इज पेड, it is prepaid, that is it is paid before incurring,
यानी खर्चा भी हुआ नहीं और पेमेंट हमने कर दिया। इट इज एन एसेट्स, एसेट फॉर द बिजनेस, फॉर द बिजनेस। समझ गया बढ़िया से। अब बात करते हैं सेम, यहां भी ये बात हो सकता है कि व्हाट इज एक्रूड इनकम। तो इनकम वो चीज होता है जिसको हम अर्न करते हैं। तो इनकम अर्न तो हो गया, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि बिजनेस ने इनकम अर्न कर लिया लेकिन अभी उसकी कोरिस्पॉन्डिंग पैसा नहीं मिला, लेकिन बिजनेस के पास पैसा लेने का अधिकार आ गया। तो एक्रूड इनकम को इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट। और नेक्स्ट हमारा है एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम के बारे में क्या लिख देंगे कि इनकम नॉट अर्न, यानी कि अर्न अभी नहीं हुआ येट बट कैश रिसीव, कैश या पेमेंट रिसीव्ड ऐसा लिख दो, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग में जो पेमेंट था वो रिसीव हो गया। तो जब तक से वो काम हमने नहीं किया जिसके जिसके लिए हम इनकम अर्न करने के लिए एलिजिबल होंगे, तब तक हमारे लिए वो एक लायबिलिटी रहेगा और सामने वाला अगर मांगेगा तो उसको मुझे वापस देना पड़ जाएगा। इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख लेना, पूरा डिटेल में सब कुछ करेंगे। तो ये जो भी मैं लिखा रहा हूँ वो नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे। इसका की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप फॉलो सब्सक्राइब कर लेना और वहां से आप डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको इनकम सॉरी इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक मिलेगा, उसे भी आप फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे बढ़िया से हमने डिस्कशन कर लिया। अब एक बात करता हूं मैं, देखो अगर कोई चीज सेल है, सेल बोलो या सेल के लिए ही बोल रहे, सेल मतलब इनकम। कोई अगर आपको सेल आपने किया और अगर वो कैश सेल है तो चाहे आप कैश बेसिस फॉलो करो चाहे आप एक्रूअल बेसिस फॉलो करो, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए इनकम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस बोलता है कैश मिल गया इनकम मान लो, तो कैश तो यहाँ पे मिल ही गया होगा। एक्रूअल बेसिस बोलता है कि ट्रांजैक्शन हो गया इनकम मान लो। तो ये मत सोचना आप कि कैश सेल को केवल कैश कैश बेसिस में ही एक्रूअल माना, सॉरी कैश बेसिस में इनकम माना जाएगा, ऐसा नहीं। ट्रांजैक्शन हो गया और कैश भी मिल गया, साथ साथ हो गया, तो बढ़िया है ना कि उसको चाहे कैश बेसिस है चाहे एक्रूअल है, दोनों में इनकम मानेगा। अब अगर कोई क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल कहने का मतलब उधार है। तो अगर मेरा बेसिस कैश बेसिस है तो बताओ क्या मैं इनकम मानू? तो वहां पे इनकम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल के केस में अभी तक हमारा पैसा नहीं आया। और इन केस अगर मैं जो सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ एक्रूअल वाला बेसिस है, तो उसमें ट्रांजैक्शन हो गया चाहे वो क्रेडिट हो या कैश हो, अगर हो गया तो वो इनकम मान लेगा। तो यहाँ पे हम इनकम मान, तो ये हमेशा आप ध्यान देना। यहाँ पे आपको आगे हम इलिस्ट्रेशन कराएंगे, अब आपको डाउट होगा ये मत सोचना कि कैश बेसिस में कैश में ही इनकम होगा एक्रूअल में इनकम नहीं होगा, नहीं। कैश सेल अगर आपने किया तो चाहे कैश बेसिस हो या एक्रूअल बेसिस हो, दोनों के लिए इनकम है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट सेल्स किया तो वो कैश बेसिस के लिए इनकम नहीं होगा क्योंकि अभी कैश का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन एक्रूअल बेसिस के लिए वो इनकम हो जाएगा। सेम एक परचेज के केस में क्या होगा, परचेज अगर आपका कैश परचेज है तो चाहे आप कैश बेसिस फॉलो करो चाहे आप एक्रूअल बेसिस फॉलो करो, दोनों ही केसेस में आपको उसको एक्सपेंस या परचेज ट्रीट कर लेना है, क्योंकि ये दोनों के नियम को फॉलो करना है। कौन सा नियम? कैश बेसिस बोलता है कैश लेन देन, यहाँ पे कैश चला गया होगा तो हम उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। एक्रूअल बोलता है ट्रांजैक्शन हो गया, हाँ हो गया, साथ ही पैसा भी आ गया, तो दोनों ट्रांजैक्शन तो सेम ही हो गया, एक ही साथ हो गया, तो एक्रूअल भी बोलेगा इसको एक्सपेंस मानो। अच्छा, लेकिन जब क्रेडिट पे आप सामान खरीदोगे तो पेमेंट तो अभी नहीं किया, तो कैश बेसिस क्या बोलेगा कि एक्सपेंस 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 माने नहीं माने, नहीं मानना है, राइट। चलिए, और एक्रूअल बेसिस क्या बोलेगा, ट्रांजैक्शन हो गया पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट बाद में मिलेगा, चलिए कोई बात नहीं, फिर अभी एक्सपेंस मान लेंगे एक्रूअल में। समझ गए बात? तो कभी भी आप ऐसा मत समझना कि जो कैश परचेज होगा या कैश सेल होगा वो कैश बेसिस में ही इनकम एक्सपेंस माना जाएगा और एक्रूअल में नहीं माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैश में भी मानेंगे उसको इनकम एक्सपेंस और एक्रूअल में भी मानेंगे। डिफरेंस कहाँ होता है? क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन में, यानी क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन एक्रूअल में इनकम एक्सपेंस माने जाएंगे
लेकिन कैश में अभी नहीं माने जाएंगे। बाद में जब उसकी कोरस्पॉन्डिंग पेमेंट रिसीविंग और पेमेंट पैसा दिया जाएगा और लिया जाएगा, उस केस में उसको कैश बेसिस में भी ट्रीट कर लिया जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि रेगुलर वीडियोस में मैं सारा इलिस्ट्रेशन कराऊंगा आपको, और जो बैक साइड के क्वेश्चन आंसर है उसको उसके लिए हर चैप्टर के लिए बैक साइड जो भी एमसीक्यू वगैरह है, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, या बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो सारा मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम। इलिस्ट्रेशन 1 क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अशोक हैड कैश सेल, कैश सेल कितना था उसका 3,90,000, क्रेडिट सेल कितना था 1,60,000, हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वेर 2,70,000, 80,000 नॉट येट पेड, एक्सपेंस तो टोटल था 2,70,000, इसमें 80,000 अभी मैंने पे नहीं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताओ अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो बताओ कि मुझे क्या इनकम एक्सपेंस होगा। तो बताओ कैश बेसिस अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, एक सेकंड पहले इनकम लिख लेते हैं। अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ तो इनकम मेरे लिए कौन सा है, जो कि कैश में हुआ। इनकम में कौन सा आएगा, केवल कैश सेल आएगा। तो कैश सेल कितना हो गया हमारा 3,90,000, राइट। अच्छा, क्रेडिट सेल को इनकम मानेंगे ही नहीं क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग पैसा नहीं है। एज पर कैश बेसिस कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम एज पर कैश बेसिस बात कर रहे हैं तो इनकम केवल कैश सेल से ही आएगा। वैसे ही एक्सपेंस भी वही ट्रीट करेंगे जो कि कैश में खर्चा, मतलब पेमेंट हमने कर दिया। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि एक्सपेंसेस टोटल तो 2,70,000 थे, लेकिन अभी 80,000 हमने पेमेंट नहीं किया, तो अल्टीमेटली हमने पेमेंट किया कितना होगा 2,70,000 माइनस 80,000 यानी 1,90,000। तो एक्सपेंसेस यानी कि कैश कैश एक्सपेंस यानी जिसके करस्पॉन्डिंग कैश पेमेंट हो चुका है, कितना है वो 1,90,000। कैसे आया ये, हमेशा आप जितना डिटेल देना चाहो ना सोल्यूशन में उतना दे दिया करना, ठीक है, मार्क्स आपको बेहतर मिलेगा। तो अल्टीमेटली इनकम प्रॉफिट क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका 2 लाख। तो ये 2 लाख प्रॉफिट कब था हमारा, जब हम कैश बेसिस के कैलकुलेशन में कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करके अगर करते हैं तो ये। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन है उसी को आप किस बेसिस पे करो, अब एक्रूअल बेसिस पे। तो अब एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हुए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए, एक चाहिए इनकम और दूसरा चाहिए एक्सपेंस चाहिए। तो इनकम, अब फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूं कि एक्रूअल बेसिस में इनकम केवल क्रेडिट सेल नहीं होता, कैश सेल भी इनकम होता है। एक्रूअल बेसिस ये बोलता है कि कोई चीज अगर ट्रांजैक्शन किसी कोई हो गया, चाहे पैसा मिले या ना मिले, तो उसको हम एक्सपेंस और इनकम ट्रीट कर लेंगे। तो इनकम दोनों वाले ही इनकम यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे, चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो। तो कैश सेल यहाँ पे कितना है 3,90,000 है, वो हो जाएगा कैश सेल। और क्रेडिट सेल कितना हमारा 1,60,000। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा 5,50,000। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास, एक्सपेंसेस को भी अगर आप चाहो तो बाइफरकेट कर दो या स्ट्रेट अवे भी लिख सकते थे, ठीक है। कैश एक्सपेंस, तो कैश में कितना पे कर दिया था हमने, और क्रेडिट एक्सपेंस यानी उधार अभी है, यानी बाद में पेमेंट करेंगे। बाद में जो एक्सपेंस पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, याद आ रहा है आपको, अगर याद आ जाए तो आप बता देना, नहीं याद आया तो कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि खर्चा हमने कर दिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया, ये एक तरह से क्या होता है लायबिलिटी। तो कैश एक्सपेंस क्या कितना है इस क्वेश्चन में, बोल दिया कि तो टोटल एक्सपेंस तो 270 था, 80 अभी पेमेंट नहीं किया, तो 80 आउटस्टैंडिंग हो गया, और 1,90,000 हमारा 1,90,000 हमारा कैश एक्सपेंस हो गया, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कैश पेमेंट हो गया। तो ये हो गया हमारा 2,70,000। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 2,80,000। तो ये प्रॉफिट है कब, फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब अगला बात करते हैं
इलिस्ट्रेशन नंबर 3, सारा ही इलिस्ट्रेशन सॉल्व कराया जाएगा आपको, एकदम इतना आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा अकाउंट्स में कि आपके 90, 92, 95 यूं ही आ जाएंगे, राइट। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं आप। बोला गुरमान गिव्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। बोल रहा है एक्सपेंसेस पेड 1,60,000, ठीक है। तो दोनों मेथड से बोल रहा है फॉलो करें, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कि ऊपर नीचे करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे इनकम में कौन से इनकम आएंगे जो कैश में है, और मेरे एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस कंसीडर होंगे जो कि कैश में। तो अब डेटा चेक करते हैं क्या क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि एक्सपेंसेस पेड, तो एक्सपेंसेस पेड कितना 1,60,000, तो वो यहाँ आ जाएगा एक्सपेंसेस पेड, पे हो गया यानी कैश में पे हो गया होगा। अच्छा जब हम कैश बोलते हैं कैश कैश, इसका मतलब ये नहीं कैश में ही, बैंक के थ्रू भी ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है, यानी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेमेंट हो गया, यानी सेटलमेंट हो गया कहने का मतलब। तो एक्सपेंसेस पेड इतना, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस यानी आगे के ईयर्स के या आगे के टाइम के, आगे के पीरियड के एक्सपेंस हमने अभी ही पे कर दिए। तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 40,000, यानी कि ये जो 1,60,000 है ना, उसी में 40,000 और इंक्लूडेड, किस नाम से, इनको ही तो बोलते हैं एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंस, भूल गए आप, जो कि हमारे लिए एसेट होता है। तो वो 40,000 है और 1,20,000 वो एक्सपेंस होंगे जो इस पीरियड से रिलेट होंगे। तो कैश बेसिस को क्या बोलता है, कैश गया ले लो, कंसिडर कर लो। तो कैश बेसिस को तो ये बाइफर्केशन देखना ही नहीं है कि वो एडवांस है, प्रीपेड है या करेंट ईयर से बिलोंग करता है। 1,60,000 गया वो हमारा एक्सपेंस हो गया। अच्छा उसके अलावा बोल रहा है कि एक्सपेंस नॉट येट पेड, नॉट येट पेड क्या कैश गया इसके लिए, कैश नहीं गया तो वो तो कंसीडर होगा ही नहीं। अब आगे बात करते हैं इनकम का। इनकम रिसीव हो गया, तो इनकम रिसीव इधर कंसीडर हो जाएगा क्योंकि कैश उसके करस्पॉन्डिंग में पेमेंट रिसीव हो गया। तो इनकम रिसीव कितना हो गया, 2,40,000। अब नेक्स्ट वाले लाइन में बोला कि इनकम रिसीव इन एडवांस इंक्लूडेड इन 2,40,000 कितना, 30,000, यानी जो ऊपर 2,40,000 डेटा दिया उसमें उसका दो बाइफर्केशन है। 30,000, 30,000 क्या है, एडवांस है, एडवांस बोले तो एडवांस इनकम है जो कि हमारे लिए लायबिलिटी होता है, अभी हमने बात किया था। और बाकी जो 2,10,000 था वो इस साल के कॉरेस्पॉन्डिंग था, इस पीरियड के कॉरेस्पॉन्डिंग। और इनकम नॉट येट रिसीव्ड हमारा 24,000, उससे मतलब ही नहीं है, वो कैश बेसिस पे अभी एक्रूअल में उसको बढ़िया से डील किया जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे लिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, थोड़ा सा ये अलाइनमेंट सही नहीं रहा, ठीक है। तो प्रॉफिट हो जाएगा 2,40,000 माइनस 1,60,000, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, प्रॉफिट इक्वल्स टू 80,000। तो कैश बेसिस अभी हमने उसके एडवांटेज में देखा था कि ये बहुत सिंपल है। अब आपको पता चलेगा कि कैसे सिंपल है और दूसरा वाला क्यों हार्ड है। तो इस क्वेश्चन में आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा आपको, कि क्या होता है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस। अब बात करते हैं एक्रूअल बेसिस, अगर मैं फॉलो करूं तब क्या होगा। देखो एक्रूअल बेसिस ना बोलता है कि अगर इस पीरियड से कोई एक्सपेंस बिलोंग करता है तो आप कंसीडर करो। वो कैश को प्राथमिकता नहीं देता है, वो किस चीज को प्राथमिकता देता है कि जिस पीरियड का हम इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस ये सब कैलकुलेट करते हैं, उस पीरियड का वो इनकम एक्सपेंस होना चाहिए, वो इन चीजों पे फोकस करे। तो एक्रूअल बेसिस में इनकम क्या हो जाएगा और एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा ये मैं अभी बता। बस ये हमेशा आप ध्यान रखना कि जब आप एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हो तो वही इनकम कंसीडर करेंगे जो उस पीरियड का है। तो बातों से आपको पता करना है, जैसे एक्सपेंस बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक्सपेंस कितना किया हमने, 1,60,000 पेमेंट किया हमने, राइट। कितना पेमेंट किया, 1,60,000। अब इस 1,60,000 में 40,000 एडवांस, तो एक्सपेंस तो हमने पे किया 1,60,000, इसको देखना कैसे लिखना है, एक्सपेंसेस पे किया इस पीरियड में हमने 1,60,000, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस जो थे वो एडवांस एक्सपेंसेस यानी आगे साल का एक्सपेंस है, वो तो इधर कंसीडर नहीं करेंगे ना। कितना, शायद 40,000, अभी ऊपर चेक कर लेंगे। यानी कहने का मतलब कि जो हमने 1,60,000 यहाँ पे किया है ना, उसमें इस पीरियड से कितने हैं, उसमें इस पीरियड से 1,60,000 माइनस 40,000 दैट इज 1,20,000। तो ये बात समझे आप,
यानी जो अगले साल से बिलोंग करता है उसको कंसीडर हम यहां नहीं करेंगे, अगले साल में उसको हम एक्सपेंस कंसीडर करेंगे अगर हम एक्रूअल फॉलो कर रहे हैं। यानी यहाँ पे देख रहे हो ये चीज फॉलो हो रहा है कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड एडवांस वाला ट्रीटमेंट है वो एक्रूअल सिस्टम के अंदर काम करेगा, बल्कि वहां पे कंसीडर करना है आपको, ना कि कैश बेसिस में। कैश बेसिस तो बहुत सिंपल है, अभी आपको दिख गया होगा। अच्छा, अब अगला क्या है, फर्स्ट और सेकंड का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। अगला एक्सपेंस नॉट येट पेड। नॉट येट पेड का मतलब क्या होता है कि पे करना था बट नहीं पे किया, तो फिर पे तो करना चाहिए था ना हमें, तो हमारा ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूँ कि जब हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं तो हर वो एक्सपेंस और हर वो इनकम हम कंसिडर करते हैं जो उस पीरियड से बिलोंग करता है। तो जब ये लिख रहा है, क्या लिखा था इन्होंने, इन्होंने लिखा था कि एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, यानी कि पे करने का लायबिलिटी था 20,000 लेकिन हमने पे नहीं किया, तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा इफ वी आर फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस। तो टोटल एक्सपेंस हमारे कितने हो गए, 1,40,000। समझ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं इनकम का। तो बोल रहा है इनकम रिसीव किया हमने 2,40,000। चलो इसको बेस ले लेते हैं कि इनकम रिसीव्ड 2,40,000। अब अगला क्या बोल रहा है कि ये जो इनकम 2,40,000 था उसमें एडवांस मिला है 30,000, यानी आगे आगे पीरियड का है तो यहां से निकाल देंगे क्योंकि इस पीरियड से बिलोंग नहीं करता है, तो एडवांस इनकम रिमूव कर दिया जाएगा। कितना है हमारा एडवांस इनकम, 30,000। वो इस पीरियड का इनकम नहीं है, आगे के पीरियड में इनकम में लेंगे। और इनकम नॉट येट रिसीव, यानी हमने इनकम अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो कौन सा कंसेप्ट होता है ये, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम इस पीरियड से बिलोंग करता है इसलिए उसको हम इनकम में जोड़ देंगे। इनकम में इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि जो ऊपर है ये इनकम रिसीव्ड है, तो उसमें तो वो कंसीडर हुआ ही नहीं होगा ना, क्योंकि उसका बेस ही है कि वो अभी मिला नहीं है। ठीक है, चलिए तो इनकम नॉट येट रिसीव्ड हमारा कितना हो गया, 24,000। तो अब हमारा ये टोटल कितना हो गया, 2,36,000 कितना होगा, 2,10,000, 2,34,000, राइट। चलिए तो यहाँ पे अब हमारा इनकम आ गया और तो इनकम कितना है, 2,34,000 और एक्सपेंस कितना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल 1,40,000। तो प्रॉफिट होगा क्योंकि इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 94,000 प्रॉफिट होगा फॉलोइंग द एक्रूअल बेसिस। तो पूरा डिटेल में, ना केवल अभी वाले चैप्टर्स में, आगे के सारे चैप्टर्स में हम लोग पूरा डिटेल में सब कुछ करने वाले हैं। तो आप बस, आपका काम यही है कि आप क्लास देखते जाओ और बढ़िया से नोट्स वगैरह मेंटेन करो। शुरू में ही मैंने बोला है कि आपको 2 कॉपी मेंटेन करना है, एक नोट्स के लिए और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये जो सारे अब क्वेश्चन हो रहे हैं ना, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो या चाहे बैक साइड के क्वेश्चन, वो आपको कहाँ करना है, वो सेकेंड जो कॉपी है ना आपका, वहां पे करना है। चलिए तो आप अगला इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। यहाँ भी वही बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस निकालो दोनों मेथड से, पहला कैश बेसिस और उसके बाद आप एक्रूअल बेसिस पे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो। तो मैं पहले कैश बेसिस कर देता हूँ। कैश बेसिस में केवल कैश पे फोकस करना है, उस पीरियड का है या नहीं इस पे ध्यान नहीं देना। तो इनकम, इनकम ऊपर लिख लेते हैं और एक्सपेंस नीचे लिख लेते हैं, और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिखेगा उधर उधर फिल करते जाएंगे। चलिए तो कैश सेल है तो इनकम माना जाएगा क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैश रिसीव हो चुका होगा, कितना, 5,00,000। अच्छा, ये अमाउंट ना गलत भी हो सकता है, टाइपिंग में गलत हो चुका हो, मतलब हो सकता है, तो वो वाला थोड़ा आप इग्नोर करना। अच्छा, क्रेडिट सेल हमारे लिए कैश बेसिस में इनकम नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग, अभी आउटस्टैंडिंग है यानी पेमेंट नहीं हुआ, वो भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, तो इसको हम एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे क्योंकि पेमेंट हो चुका होगा, पेड इन एडवांस। तो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस कितना हो गया हमारा, 2,500 रुपया, तो उसको हम एक्सपेंस मान लेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं, इनकम रिसीव एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस,
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी कि एक्सक्लूडिंग, यानी ये इनकम रिसीव्ड और नीचे है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कह रहा है कि ये जो 5,000 है उसमें 1,000 इंक्लूड नहीं है। तो दोनों ही इधर कंसिडर होगा क्योंकि दोनों ही के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास पैसा आ गया, तो इनकम रिसीव्ड भी कंसिडर होगा और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये दोनों ही कैश बेसिस में इनकम क्रिएट कर लिया जाएगा। ये है 5,000 और ये है हमारा 1,000। फिर इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो पैसा नहीं आया तो नहीं ट्रीट करेंगे। फिर है हमारा कैश सेल, तो कैश परचेस, 2,75,000 ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा अगर हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने पेमेंट कर दिया होगा। कितना? 2,75,000। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट अभी नहीं हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अगला है हमारा सैलरी एंड वेजेस पेड, यानी कि पेमेंट हो गया तो वो कंसिडर कर लिया जाएगा। कितना है वो? 44,000। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिसिटी पेड। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बल्कि लिख दो। पेड कितना है? 11,000, ये भी पूरा कंसिडर होगा। और अगला है हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, तो कोई बात नहीं, पेमेंट हुआ, बात खत्म। इंश्योरेंस पेड चाहे प्रीपेड हो या क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंस और ऊपर हो गया हमारा टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 5,06,000। और टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा हमारा ये टोटल करने पे? 2,500, 2,75,000। 2,500 प्लस 2,75,000 प्लस 44,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000, ये हो गया 3,42,500। तो अल्टीमेटली आपका इनकम ज्यादा है तो कैश बेसिस में आपको क्या निकल गया? प्रॉफिट निकल गया। कितने का? -506,0, ये हो गया 163,500। 163,500। तो पहला वाला पार्ट हो गया कैश बेसिस वाला। अब हम कौन सा करेंगे? अब एक्रूअल बेसिस फॉलो करेंगे। अच्छा, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है ना कि इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड। प्रीपेड यानी कि अगर पहले हमारा कोई इंश्योरेंस पेड इन एडवांस यानी 2,500, ये 2,500 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर इस 2,500 को हमने कंसिडर कर लिया तो इसको केवल 7,500 करेंगे, और इसको 10,000 किया तो 2,500 को अलग से नहीं करेंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर यहाँ पे हमने 2,500 कर लिया तो इसको 10,000 के बजाय क्या लिख लेते हैं? इसको 7,500 लिख लेते हैं। और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि ये मेरा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3,40,000। 3,40,000। और उसके बाद फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1,60,000 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्रूअल बेसिस का। एक्रूअल बेसिस ज्यादा टेक्निकल है, ठीक है, वो ज्यादा हार्ड है। कैश बेसिस अभी जो उसका एडवांटेज था कि ये सिंपल है, वो आपने अब तक समझ लिया होगा कि वो क्यों सिंपल है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इनकम लिख लेंगे, फिर इनकम के अंदर अलग अलग हेडिंग आएगा, फिर नीचे हम लिख लेते हैं एक्सपेंस, फिर उसके अंदर अलग अलग हेडिंग्स आएंगे। अब एक एक का बात करते हैं। सबसे पहले है कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो इनकम तो हमारे लिए अगर एक्रूअल बेसिस है तो दोनों ही हो जाएगा, कैश सेल 5 लाख और क्रेडिट सेल 2 लाख। तो कैश सेल भी इनकम माना जाएगा और क्रेडिट सेल भी इनकम माना जाएगा, क्योंकि याद रखना आप कि जो एक्रूअल बेसिस है वो क्या फॉलो करता है, उसको बस मतलब इसी चीज से होता है कि ट्रांजैक्शन उस पीरियड में होना चाहिए, पैसा उस पीरियड में मिला या नहीं मिला दैट डजंट मैटर। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, एक बात बता, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि उस पीरियड में खर्चा तो हुआ है ना, उस पीरियड में खर्चा हुआ लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, तो एक्रूअल वाला क्या बोलेगा? खर्चा हो गया इस पीरियड में, हाँ तो एक्सपेंस ट्रीट करें। तो 4,000 हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा। क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। सैलरी ही बस लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कितना? 4,000। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला हमारा इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस, अच्छा इसको अभी ही मैं ट्रीट कर लूंगा, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस को और इसको इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड। बोल रहा कि इंश्योरेंस एक्सपेंस जो हमने इस बार पे किया है वो 10,000 है, लेकिन उसमें 2,500 एडवांस है। तो आप बताओ इस पीरियड का कितना है? एडवांस कहने का मतलब क्या कि आगे आने वाले पीरियड से बिलोंग करता है वो 2,500।
तो जो भी इनकम एक्सपेंस हम ट्रीट करते हैं एक्रूअल बेसिस में वो उस साल का होना चाहिए ना। तो जो 10,000 है उसमें से 2,500 हम एक्सक्लूड कर देंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से। इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से केवल कितना आएगा हमारा 10,000 माइनस 2,500 कितना 7,500। ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो हमें वही एक्सपेंसेस कंसीडर करने हैं जो उस पीरियड से बिलोंग करते हैं, चाहे एक्सपेंसेस हो या इनकम हो। अगला बोल रहा है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग कोई बात नहीं, उस पीरियड से तो बिलोंग करता है ना, तो 1,000 भी आ जाएगा यहाँ पर। तो 1,000 किस नाम से आएगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग को ओएस में लिख रहा हूँ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये आ जाएगा 1,000। आगे बात करते हैं इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 5,000। एक से अच्छा, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना है हमारा 1 से। तो अभी मैंने क्या बोला कि इनकम जो रिसीव हुआ हमारा वो 5,000 है और उसमें 1,000 इनकम है जो अगले साल से बिलोंग करता है। तो इस मैं जब भी ईयर बोलूं या साल बोलूं या पीरियड बोलूं तो ये समझ लेना कि पीरियड ईयर जो भी बात हो रहा है वो उस पीरियड का बात हो रहा है, ठीक है। कई बार मैं ईयर बोलूंगा कई बार पीरियड बोलूंगा तो ईयर पीरियड सेम ही मान लेना अभी के लिए, ठीक है। तो इनकम जो रिसीव हुआ वो 5,000 हुआ, लेकिन उसमें जो 1,000 है वो आगे के पीरियड के लिए है, तो उस पीरियड के लिए केवल कितना इनकम है 4,000। तो इनकम इनकम कितना ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे, इनकम फिर 4,000 ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला अगला बोल रहा है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इनकम अर्न तो हो गया ना लेकिन रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे इनकम है क्योंकि वो उस पीरियड से बिलोंग करता है। तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो इनकम तो हो गया, यानी कि हमारा ये कौन सा इनकम है गेस करो आप, एक्रूड इनकम है ये हमारा। ये मैंने 4,00,000 लिख दिया, ये 4,000, ये 4,000 है और दूसरा वाला ये कितना है 3,000 है। बल्कि आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि इन दोनों को मुझे एक साथ ही दिखाना चाहिए था, बल्कि इसको ऐसे दिखाना चाहिए था। मैं पूरा ही प्रेजेंट करके एक बार आपको दिखाता हूँ। तो मैंने बोला कि इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा ही इनकम एक ही मतलब इनकम के लिए बात हो रहा है, तो तीनों को हम एक साथ प्रेजेंट करें। पहले बोल रहा है कि इनकम रिसीव, तो टोटल इनकम जो रिसीव हुआ वो 5,000 था। उस 5,000 में से 1,000 वो इनकम था जो उस पीरियड का नहीं है, तो उसको हमने माइनस कर दिया। और ऐसे 3,000 के इनकम है, 3,000 इनकम ऐसे भी है जो कि हमारे उस साल मिल जाने चाहिए लेकिन नहीं मिला, तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो अल्टीमेटली सारे मिला के कितने हो गए हमारे 7,000। तो 7,000 हमें इनकम में ऐड हो जाना है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, तो दोनों ही कंसिडर करेंगे। तो दोनों मिला के हो गया 2,75 और 1,25। कैश परचेज, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज कितना हो गया, ये 2,75,000 हो गया और ये हो गया 1,25,000। फिर नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेस पेड, ये भी एक्सपेंस आएगा। इलेक्ट्रिसिटी पेड, ये भी एक्सपेंस आएगा और इसका ट्रीटमेंट होगा, तो 44,000 और 11,000। बस आप इतना ध्यान रखना कि जो मेरा एक्रूअल बेसिस है वो किस चीज पे फोकस करता है, वो फोकस करता है कि एक्सपेंस और इनकम उस पीरियड का होना चाहिए। और जो कैश बेसिस है वो ये फोकस करता है कि जो एक्सपेंस और इनकम है उस पर फोकस नहीं करता कि उस पीरियड का हो या ना हो, वो उस पीरियड में पेमेंट मिलना चाहिए और पेमेंट देना चाहिए, इस पे फोकस करता है। तो ये वाला 44,000 सैलरी एंड वेजेस पेड है, सैलरी एंड वेजेस पेड, और ये है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इस इलेक्ट्रिसिटी को आप इसके साथ में मर्ज कर सकते हैं। ये सैलरी इन दोनों को भी मर्ज करके दिखाना चाहिए हमें, लेकिन ऊपर नीचे दिया इसलिए नहीं भी करोगे तो चलेगा। और इस इलेक्ट्रिसिटी को इसके साथ मर्ज करके, यानी इसको अलग से आप 12,000 दिखा दो और उसको अलग से 48,000 दिखा दो, राइट। चलो, तो अलग अलग दिया था तो फिर से मैंने अलग अलग लिख दिया, अब फिर से मैं नहीं करता हूँ।
तो टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने हो गए? टोटल एक्सपेंस मैं कैलकुलेट करता हूँ, 4,000, 5,000, 7, 5, 12, 500 प्लस 2,75,000 प्लस 1,25,000 प्लस 55,000, ये हो गया 467,500, ये आपके सारे एक्सपेंसेस हो गए। और सारे इनकम अल्टीमेटली हमारा कितना है? 707,000 तो माइनस करो, तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो गया। फिर एक चीज मेरे से मिस हो गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इनकम रिसीव्ड 5,000, यानी इनकम हमें मिला 5,000, ये क्लियर हो गया। एक्सक्लूडिंग, यानी ये 1,000 हमारा ये इसमें ऐड ही नहीं है। तो जब ऐड ही नहीं है तो माइनस क्यों ही करना है? या तो अगर माइनस करना है तो पहले यहाँ पे प्लस 1,000 करो, यानी अल्टीमेटली 5 को 6 करो और फिर 1 माइनस करके 5 करो, या सीधे उसको मानो ही मत। तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से जो जायज ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए कि इसको 5 ही रहने दो और इसको यहाँ से हटा दो, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो 7,000 है वो आपका 8,000 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 7,08,000, यानी कि थोड़ा सा माइन्यूट एरर हो गया, बढ़िया से पढ़ा नहीं था मैंने क्वेश्चन को। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आपका प्रॉफिट, इनकम ज्यादा है तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 7,08,000 माइनस 4,67,500, आपका प्रॉफिट हो गया 2,40,500। तो बहुत ही डिटेल में सारे ही क्वेश्चंस के साथ सारे इलिस्ट्रेशन हमने सॉल्व कर लिया इस चैप्टर का। तो अब आपका इंट्रोडक्शन हुआ रियल अकाउंट से। अब तक जो भी हम चैप्टर किया करते थे वो सारा थ्योरेटिकल चैप्टर था, तो पहला एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है, जिसमें क्वेश्चंस है। अब आगे आने वाले चैप्टर में धीरे धीरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बढ़ जाएंगे तो और हमें मजा आएगा। तो कोई अगर आपको डाउट है क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जिसको कि आप सब्सक्राइब और फॉलो कर चुके होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरे से क्वेश्चन वहां से पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो अगला पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, यानी कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो जो हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ा है ना, उससे भी कुछ पॉइंट यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी किन नेचर के ट्रांजैक्शन हमारे कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो जो कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो कौन रिकॉर्ड करेगा? एक्रूअल। जो अभी हमने क्वेश्चन में भी ये बात डिस्कस किया था कि एक्रूअल बेसिस में दोनों ही ट्रांजैक्शन आते हैं, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, बस वो क्या देखता है कि वो उस पीरियड से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं करता, वो केवल और केवल क्या कंसीडर करता है? कैश ट्रांजैक्शन करता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस कि जो हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो इनको, जिनको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम को कंसीडर करता है। तो दे आर टू बी कंसीडर्ड, यानी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस ये सब कंसीडर करता है कौन? एक्रूअल बेसिस। और ये सब कौन नहीं कंसीडर करता है? वो है कैश बेसिस। प्रॉफिट और लॉस, जो हमारा एक्रूअल बेसिस के अंदर जो प्रॉफिट लॉस आता है वो सभी कुछ कंसीडर करता है, ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा साइंटिफिक है, इसलिए उसमें जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है वो करेक्ट होता है। और जो कैश बेसिस है वो सिंपल है और वो लॉजिकल नहीं है, तो इसलिए उसके प्रॉफिट लॉस सही नहीं माने जाते हैं। रिलायबिलिटी, अब सही ये है तो मोर रिलायबल यही होगा, और ये सही नहीं है तो ये लेस रिलायबल है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो ये पूरा ही चैप्टर आपका एक वीडियो में कवर हो गया, और इसके जो बैक साइड के क्वेश्चन है वो सेपरेट मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, उसके लिए अभी आना बाकी है। सारे चैप्टर्स के वीडियोस में जो बैक साइड के क्वेश्चन आंसर वाले हैं वो पार्ट पार्ट में करके आता रहेगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो वहां से आप चेकआउट कर लेना। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं सारे डाउट आके आपके क्लियर कर दूंगा वहां पे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।